हाँ जी, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। 2011 के अंदर हरियाणा के अंदर जनगणना हुई थी। तो उसके बाद से अब तक कोई जनगणना फ़िलहाल नहीं हुई है। यदि आप वीडियो को बाद में देखोगे तो हो सकता है कि उस समय तक हरियाणा के अंदर जनगणना हो चुकी हो, लेकिन जनवरी 2025 तक अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है हरियाणा के अंदर। तो इस वीडियो में बिल्कुल आपका ए टू जेड कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में है और आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा सीईटी की या सीईटी के बेस पर होने वाले टायर 2 यानी कि मेंस की, या उस एग्ज़ाम की जहां पर हरियाणा जीके आती है जैसे कि एचटेट, तो आपको यह वीडियो देख लेनी चाहिए। यकीन कीजिएगा, इस वीडियो से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न बिल्कुल आए हुए ही डायरेक्टली एग्ज़ाम्स के अंदर मिलेंगे और बहुत कम समय में अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना की। हरियाणा की सबसे पहली बार जनगणना हरियाणा में कब हुई थी? तो हरियाणा का जो विभाजन है वह हुआ था सन 1966 में। किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। तो उसके बाद 1971 में पहली बार हरियाणा के अंदर जनगणना हुई थी। यदि हम 1971 की बात करते हैं तो हरियाणा की आबादी कितनी है? 1,36,000। कितनी बोल रहा हूँ मैं? 1,36,000। और 2011 की यदि मैं बात करता हूँ 2011 की, तो 2,53,51,51,000, तकरीबन आपकी 2,54,00,000 हो जाती है। तो पहली बार कब हुई थी हरियाणा के अंदर जनगणना? 1971 में। पहली बार हुई थी 1971 में, अगली हुई 1981 में, फिर 91 में, फिर 2001 में और फिर 2011 में। तो जो 11 में हमारी जनगणना हुई है वह हरियाणा की 5वीं जनगणना है। हरियाणा राज्य की 5वीं जनगणना थी ये। चलिए, 2001 से 2011 के बीच हरियाणा की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह कितनी है? 19.90%। और यह आपका डायरेक्ट भी पूछा जाता है, लगभग 20% के आसपास। तो 19.90। 2011 में 2 करोड़, पूरा आपका डेटा क्या था? 2,53,51,462, इतने जनसंख्या थी, मतलब कि इतने लोग रहते हैं 2011 के डेटा के अनुसार हरियाणा में। अभी 2025 के अंदर जनगणना होगी, लेकिन अभी तक तो 2011 की ही यह जनगणना चल रही है। 1971 में कितना था? 1,36,000। चलिए अगले प्रश्न पर। 2001 में जनसंख्या पूछ ले तो 2,11,00,000 और कितनी हो गई? 2,53,51,00,000। कब की है ये? 2011 की। ये 2001 की। हरियाणा की आखिरी बार जनगणना कब हुई? तो आखिरी बार कब हुई? 2011 में। कौन सी थी ये? 5वीं थी। पहली पूछ ले विभाजन के बाद 1971 में हुई। अच्छा, वैसे तो हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हो गया था, लेकिन उस समय पर जनगणना क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय पर हमारे पास हमारा एक ही टारगेट था कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी लेते हुए आराम आराम से 2-4 साल तो लग ही जाते हैं। जो पहली बार मुख्यमंत्री बना था, क्या उसके लिए चुनाव हुए थे? क्या कोई कमेंट करके मुझे बताएगा? क्योंकि 1966 में क्या किया गया था? भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आराम आराम से चीज़ें जुड़ी हैं, तभी 1971 में पहली बार हरियाणा की जनगणना हुई थी। बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? वेरी वेरी डबल ट्रिपल स्टार कर लो इस प्रश्न को, और इसके साथ साथ काफ़ी आपके और प्रश्न भी क्लियर होने वाले हैं। यदि हम हरियाणा की बात करते हैं तो वह है आपका 8-7-9, तीनों अक्षर हैं, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, लेकिन है आगे पीछे। 8-7-9 यह तो है हरियाणा का। और यदि हम हमारे भारत की बात करें तो वह है आपका 943। भारत का काफ़ी अच्छा है। यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो वह कितना है? 879। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, मैं अब हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा की पूछ ले तो 879, 879। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पूछ ले तो मेवात। मेवात का कितना है? 907। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 879। यह है पूरे हरियाणा का। और सबसे
अधिक है 907, 907 जो कि इससे 879 से भी अधिक है। और सबसे कम किसका है? 854। कहाँ का है ये? गुरुग्राम का, गुरु, ठीक है, ये गुरुग्राम का है। तो आप देख रहे हो कि सबसे अधिक कहाँ का है? मेवात का। और सबसे कम कहाँ का है? गुरुग्राम का। कितना है ये? 854। तो यह दोनों के दोनों इफेक्ट आपको कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों के दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अच्छा, तो यह होगी। इसके साथ साथ एक डेटा और कर लो इन दोनों प्रश्नों के साथ। यहाँ पर मेवात में सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पर। तो यहाँ की जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सॉरी, सबसे ज़्यादा है ना। सबसे ज़्यादा के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ और सबसे कम के लिए ऐसे कर देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, कहाँ पर? मेवात में। यहाँ की जनसंख्या सबसे कम पढ़ी लिखी जनसंख्या है। सिर्फ 54% यहाँ पर लोग पढ़े हुए हैं 2011 के डेटा के अनुसार। जो आपका गुरुग्राम है, जो प्रॉपर एक शहर भी है, आधुनिक शहर है, जो वहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। लेकिन वहाँ का जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, जो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो लगभग 84% है। यानी सबसे ज़्यादा हरियाणा में पूछ ले पढ़े लिखे इंसान कहाँ पर रहते हैं, तो भाई गुरुग्राम के अंदर ही रहते हैं। और वहीं पर लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका मतलब तो यही होता है कि पढ़े लिखे लोग कम लड़कियों को पैदा कर रहे हैं। जहाँ पर अनपढ़ ज़्यादा लोग हैं, 54% यहाँ पर पढ़े हैं और 46 अनपढ़ हैं 2011 के डेटा के अनुसार। यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। बात करते हैं 1971 में, जब हरियाणा की पहली बार जनगणना हुई तो 1900 तो 930 था इसका किसका? लिंगानुपात। और मैं 2011 की बात कर लूँ तो कितना था आपका? 879। और 2024 की यदि मैं बात करूँ, 2024 की, तो वह कितना था आपका? लगभग लगभग आपका 916 के आसपास रहा है। कुल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूँ। 2001 में आपका कितना था? 861 था। तो 2011 में बढ़ गया था। और अभी 2021 में आपकी जनगणना होनी थी, नहीं हो पाई, तो इस वजह से 2025 में अभी होगी और उसमें 916 के से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उसमें आपका लिंगानुपात बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं आपकी साक्षरता पर। साक्षरता का क्या मतलब होता है? लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे हुओं की गणना। 2011 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं हरियाणा के अंदर? 75.6%। लगभग लगभग आपका 4 में से 3 व्यक्ति पढ़े हुए हैं। कब की बात कर रहा हूँ? 2011 की। यदि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला पूछ ले तब आपका रहेगा गुरुग्राम। और सबसे कम पढ़ा हुआ जिला पूछ ले तब आपका रहेगा मेवात। ऊपर मैंने आपको करवा भी दिया था कि मेवात सबसे कम पढ़ा लिखा है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? लिंगानुपात है कितना? 907। और गुरुग्राम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद भी सबसे कम लिंगानुपात है 854। तो यह दोनों डेटा आपको एक साथ करना है, साक्षरता का और लिंगानुपात का, तभी आपको इजीली तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता की बात कर ले। यदि कुल बात करें कि कुल कितने पढ़े हुए हैं? 75। 75 में से आपकी यदि बात करें पुरुषों की, तब आपका रहेगा 84%। और महिलाएं रहेंगी आपके तकरीबन 66 के आसपास। 66 और 9 60, हाँ, 66 के आसपास। इसमें 9 माइनस कर देना आप और इसमें 9 जोड़ देना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 18। तो जो 75 है इसमें 9 जोड़ दो, 84 आ गया। इसमें से 9 घटा दो, 65 या 66 आ जाएगा। तब यह क्या है आपकी 2011 के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर। यदि हम बात कर लें 2011 के डेटा के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या जो है कितनी है? 2,53,51,462। यदि हम बात करें कुल कौन से नंबर पे था ये, तो यह था 18वें नंबर पर। 18वें नंबर पर था। और कुल राज्य कितने थे? 28 राज्य थे। 29वां आपका बना है 2 जून 2014 को, तेलंगाना। उससे पहले कितने थे आपके? 28 राज्य थे। ठीक है, तो 18वां स्थान है। और क्षेत्रफल की बात कर ले तो आपका रहेगा 21वां स्थान। अब याद कैसे रखोगे? जनसंख्या की बात कर लें कि जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो 18वां, और क्षेत्रफल में 21। बस यह दो डेटा पकड़ लो एक बार। जनसंख्या, जनसंख्या देखिए, जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी जनसंख्या है, और दूसरी तरफ है क्या है? क्षेत्रफल। बस यह दो डेटा पकड़ लो। देखिए जनसंख्या में क्या होगा आपका? जनसंख्या मुख्य रूप से एक महिला जनसंख्या को बढ़ाने में काफ़ी आगे रहती है। कैसे?
क्योंकि पुरुष क्या है, पुरुष अपना बाहर का काम देखता है, जैसे कि खेतों वगैरह का, यानी क्षेत्र का फल देखता है, प्रॉपर्टी वगैरह का। और महिलाएं क्या होती हैं, घर पर ही रहते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं और उनको अच्छी परवरिश देकर आगे बढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह तैयार करती हैं और यह सब चीज़ें स्कूल के लिए तैयार करती हैं। तो यानी जनसंख्या को बढ़ाने में महिलाओं का एक अहम योगदान है। और महिलाओं की शादी के लिए कितनी एज है, 18। जो क्षेत्र है यानी प्रॉपर्टी का काम कौन देखता है, लड़का ज़्यादातर, और उसकी 21 एज होती है किसकी, शादी की। तो वही 18 तो यहाँ पर है। क्या है ये, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान। ठीक है। और यहाँ पर आपका एक प्रश्न और कवर हो गया कि लड़कियों की शादी की एज 18 और लड़कियों की 21 होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2011 तक हरियाणा में कुल कितने जिले थे, तो अब कितने हैं, अब हैं 22 जिले, लेकिन तब थे 21 जिले। तो तब से यानी 2011 से और अब तक सिर्फ एक ही जिला बना है। हो सकता है कि आप बाद में देखें तब तक कुछ जिले और भी बन चुके होंगे। तो कौन सा बना है एक ही जिला, आपका चरखी दादरी। कब बना है साहब ये, 16/11/16 को, 16/11/16 को इस डेट को आपका बना है कौन सा, चरखी दादरी जिला। चरखी दादरी जिला बना है। तो इस वजह से 2011 में 21 थे, 22वां आपका कौन सा बना है, चरखी दादरी, 16/11/16 को। अब कितने हैं, 22। हो सकता है कि यह आप बाद में देखो तब आपको बढ़े हुए नजर आए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हरियाणा का है भाई 573। और 2001 में देख ले तब था 458, यानी तब कम था और अब ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि 1 किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में यह हरियाणा में इतने लोग रहते हैं, 573। और अब स्पेस तो उतना ही है, मतलब कि हमारे पास लैंड तो उतनी है, 74,212 किलोमीटर। इसमें पहले 2,53,00,000 लोग थे, अब जो नई जनगणना आएगी वह लगभग 3 करोड़ के आसपास मिलेगी। तो साफ सी बात है कि यह तो अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहले 573 था, तो अब यह लगभग आपका 610 या 620 के आसपास आपको देखने को आराम से मिलेगा। अगला प्रश्न, 2024 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, तो 2024 के पहले 10 महीनों का डेटा मिला है, तो उसमें 905 रहा है। लेकिन नवंबर और दिसंबर की भी बात करें तो लगभग 916 के आसपास आपका इसको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। 2011 के बाद हरियाणा में जनगणना होनी थी, पर वह क्यों नहीं हुई, तो बताइए। कोविड के कारण, ड्यू टू कोविड, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 जो 2019 में शुरू हुआ था चाइना में, और इंडिया में 2020 में वो इनफैक्ट 19 में ही आ गया था, लेकिन 3 महीने तक ही चला, फिर इमरजेंसी लग गई थी पूरे इंडिया में, लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, कोविड, है ना। तो आपको पता है कि उसका इफेक्ट अगले 2-3 सालों तक रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2011 के डेटा के अनुसार पूछा गया है कि क्षेत्रफल की नज़र से सबसे बड़ा जिला, तो सिरसा जिला सबसे बड़ा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिरसा जिला सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की नज़र से। कब की बात कर रहा हूँ, 2011 की। और भारत का कौन सा है, भारत का है राजस्थान। ठीक है, राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान। कब की बात कर रहा हूँ, 2011 की। तो दोनों डेटा याद रखिएगा। राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, किसमें, क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ 2011 में सिरसा है हरियाणा से। लेकिन 1966 में पूछ लूँ तब था क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा हिसार। तो यह भी आप डेटा साथ के साथ याद रख लेना, हिसार था, क्योंकि 1966 में 7 जिले थे, घर JKM, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक और जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, यह 7 जिले थे। तो इनमें हिसार सबसे बड़ा जिला था और जींद सबसे छोटा जिला था सन 1966 में। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की नज़र से हरियाणा का सबसे छोटा, यहाँ सबसे बड़ा पूछा था, अब सबसे छोटा पूछ लिया, वही सेम डेटा 2011 के अनुसार। तो फरीदाबाद सबसे बड़ा पूछ ले, सिरसा सबसे छोटा पूछ ले, फरीदाबाद। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। जो आपका गोवा है, गोवा का 3700 कुछ किलोमीटर स्क्वायर है आपका क्षेत्रफल, और यह सिरसा से भी छोटा है, 4100 करके है हमारा सिरसा का, तो उससे भी छोटा है, यानी पूरा एक राज्य है, एक जिले से भी छोटा है, हरियाणा के जिले से छोटा है कौन, गोवा। जो आपका फरीदाबाद है, यह
क्या है, सबसे छोटा जिला है एरिया में, और जो आपका सिरसा जिला है वह एरिया में सबसे बड़ा जिला है। तो इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या, आगे आएगा एक प्रश्न, पहले इसको देख लो। जनसंख्या की नज़र से 2011 में राज्य का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो यह रहेगा आपका फरीदाबाद। तो फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है किसमें, जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा। तो और यदि हम राज्य की बात कर ले यूपी, आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लग सकता है कि सर आप तो वही दो तीन अलग अलग मतलब बार बार वही जिलों के नाम बता रहे हो, सिरसा फरीदाबाद, यहाँ पर भी फरीदाबाद। तो भाई फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है एरिया में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो इसी वजह से यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 2442, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे अधिक है। और जो सिरसा है यहाँ का जनसंख्या सबसे कम है हरियाणा में, कितना, 303। तो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली आपके दोनों के दोनों प्रश्न फरीदाबाद और सिरसा से रिलेटेड है, याद रख लेना। यदि भारत का उत्तर प्रदेश है जो राज्य, उसकी बात कर ले तो वह जनसंख्या में सबसे बड़ा है, यूपी है ना, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और आने वाले समय में यूपी से भी लगभग 2 राज्य निकाले जा सकते हैं। जनसंख्या की नज़र से सबसे बड़ा तो फरीदाबाद और सबसे छोटा आपका पंचकुला, और भारत में सबसे छोटा सिक्किम राज्य है। तो डेटा ऐसे का ऐसे याद रख लेना। आपको पूरी पूरी पीडीएफ यह टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, लिंक इसी पीडीएफ का आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हरियाणा की जनसंख्या भारत का कितने प्रतिशत है, तो लगभग 2.09 ये रहा। ठीक है, तो 2.09% है। देखिए पूरे भारत की जनसंख्या का, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में कितना है, 2 ही मान लीजिए आप, ठीक है, 2.09%। और यदि आप देखोगे ध्यान से कि इन 2% वालों ने, यानी कि हरियाणा ने पूरे भारत समेत इंडिया में भी, है ना, मतलब पूरे इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में भी क्या अपने नाम का डंका बजा रखा है, क्योंकि विदेश में भी हरियाणवी, और खेलों में भी हरियाणवी, और अब स्टडी में भी, और कृषि में तो था ही हरियाणवी। ठीक है, तो अब हरियाणा काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो 2.09 है 2011 के डेटा के अनुसार, लेकिन 2001 के डेटा के अनुसार देख लें तो 2.06% है पूरे भारत की जनसंख्या का। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10वीं वृद्धि दर क्या है, तो 10वीं वृद्धि दर का क्या मतलब है, जो 2001 में जनगणना हुई थी और वहाँ से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है, जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, तो 19.90, लगभग आपका 20%। यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी आपकी, 2,11,00,000, और यहाँ पर कितनी हो गई, 2 करोड़ लगभग 54 लाख, वैसे 53 लाख थे, 253। ठीक है, राष्ट्रीय, हाँ यदि हम बात करते कि राष्ट्रीय यानी पूरे भारत के लेवल पर आपकी वृद्धि, औसत वृद्धि दर क्या रहेगी, 17.7%। हरियाणा की इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा रही है। साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं, या फिर आपका पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति किसे कहेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जी देखिए भारत में 7 वर्ष या इससे ऊपर का यदि कोई व्यक्ति है, मतलब कोई भी बच्चा है, और पूरा व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसको किसी भी भाषा को समझने, अगर समझना आ गया, लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, तो उसको हम साक्षर व्यक्ति मानेंगे कि हाँ यह पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। तो 2011 में हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो कुल हरियाणा में 75.60, तो वही अगेन लगभग 4 में से 3 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं हरियाणा के अंदर 2011 के डेटा के अनुसार। और पूरे भारत की बात कर ले तो आपका लगभग 74%, तो मतलब कि 74%, यानी कि हरियाणा में थोड़े ज़्यादा है आपके राष्ट्रीय स्तर से भी। जो पुरुष साक्षरता दर की हम बात करते हैं तो लगभग आपका 84% पुरुष पढ़े हुए हैं, और यही 84% आपका क्या है, आपका इतने ही लोग गुरुग्राम में पढ़े लिखे हुए हैं, जो कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है। कब की बात है, 2011 की। ठीक है, और यही 84%, यदि आप 1084 वही 84 लिख दोगे, 1084, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है ये 1084, कहाँ का, केरला का। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का, जो कि बहुत शर्म की बात है, 879 है, 2011 की बात कर रहा हूँ। अभी यह 900 से ऊपर हो गया है। पुरुष कितने हैं, 84% है, महिलाएं कितने हैं, 65.90, लगभग आपका 66% है। वही है कि पूरे कुल कितना है, 75, इसमें से 9 घटा दो,
66 और इसमें 9 जोड़ दो 84। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का 15वां स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साक्षरता की देखिए, जो आपका जनसंख्या उसकी दृष्टि से 18वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां और साक्षरता की दर से आपका 15वां स्थान है, 15वां। सबसे अधिक साक्षरता जिला गुरुग्राम, सबसे कम मेवात। और गुरुग्राम में सबसे कम लिंग अनुपात है 854, मेवात में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। वैसे मेवात यानी कि नू, इसमें 54.08%, लगभग लगभग 54% ही इसका लिटरेसी रेट है। यानी कि इसमें से 2011 तक लगभग लगभग आपका 46 लोग तो ऐसे थे जो कि अनपढ़ थे, 54 ऐसे थे जो कि आपके पढ़े लिखे। मेवात की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के मेवात की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब बात करते हैं हम 2011 के डेटा के अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है हरियाणा के अंदर। तो 13.3% ऐसे हैं जो कि आपका बच्चे हैं, कब 0 से 6 वर्ष के बीच में। और कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं 2001 की यदि बात करूँ तो आपके 15.08% बच्चे हैं, यानी जो 0 से 6 वर्ष के हैं, जो शिशु हैं। लेकिन यदि आप देखोगे कि 2011 में डेटा थोड़ा सा घट गया, 2001 में थोड़ा डेटा ज़्यादा था, जबकि 11 में आपका थोड़ा सा डेटा कम हो गया। और यदि मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ तो बच्चे कितने हैं, यानी जो शिशु हैं 13.6। तो आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर है 13.3, उससे जस्ट 0.3% ज़्यादा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। मैं बात कर रहा हूँ 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रामीण, देखिए ग्रामीण है आपकी 65.15। कहने का मतलब है यदि 100 व्यक्ति हैं तो उनमें से लगभग आपके 65%, इससे भी थोड़ा ज़्यादा लेकिन 65 ही मान लो, इतने व्यक्ति गांव में रहते हैं। और जो आपका 34.88 हो गया, 35 मान लो इसको, तो इतने लोग शहर में रहते हैं। कब की बात कर रहा हूँ, 2011 की अनुसार। लेकिन 14 साल पुराना ये डेटा हो गया। तो अब क्या हो चुका है कि अब लगभग लगभग आपका यहाँ पर 50 से भी कम रह चुका है, 45 के आसपास हो सकता है, 45 से 48, यहाँ पर आपका 52 ऐसा करके कुछ नया डेटा आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक इतनी सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलो इसके साथ साथ आप कुछ और भी फैक्ट याद कर लो। जैसे कि अब बात करता हूँ 2011 के डेटा की। इसमें हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, वह रहेगा आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ, 2011 की बात कर रहा हूँ। यदि मैं 1966 की बात कर लूँ तब हरियाणा का क्षेत्रफल कितना था, 44,212 वर्ग किलोमीटर। यदि मैं 2024 की अभी की 25 की बात कर लूँ तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो आप बोलोगे कि सर क्या यह तब का सेम है, तो यह है हमारा क्षेत्रफल यानी कि हमारा एरिया। यही एरिया हमें इतना का इतना पंजाब से जब हम अलग हुए थे, कब हुए थे, 1 नवंबर 1966 को, तो इस डेट को हमें इतना का इतना डेटा हमें देखने को मिला था। कितना था ये आपका, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और आज भी यह डेटा इतना का ही इतना है। मतलब कि इसमें से ना तो हमने कोई भी ज़मीन छोड़ी है और ना ही इसमें कहीं से दूसरे स्टेट से हमने इंक्लूड किया है। तो 2011 की बात कर ले, 1966 की बात कर ले या आज की बात कर ले, तो हमारे पास कुल मिलाकर क्षेत्र कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और यह पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, लगभग 1.34%, यानी कि लगभग लगभग आपका 1%, यानी आपका 1.5% से भी कम है। तो आप देख रहे हो कि लगभग आप 1.5% ही इसको मान लो, चलो ठीक है, वैसे मौखिक रूप से मतलब बोलने के लिए। तो इतने प्रतिशत वालों ने, 1.5% वाले ने, किसने, हरियाणा ने पूरे भारत के अंदर आज अपने नाम का सिक्का उछाल रखा है। तो यदि बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र है आपका 1.34। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा कौन से नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। कब की बात कर रहा हूँ, 2011 के डेटा की बात कर रहा हूँ। यदि मैं जनसंख्या की बात कर लूँ तो पूरे भारत का 2.09% है। ठीक है, और जनसंख्या की मैं स्थान देख लूँ तो जनसंख्या में स्थान रहेगा 18वां। कब की बात है, 2011 के डेटा की बात है। और यदि मैं सीट्स की बात करूं, जैसे कि आपकी विधानसभा सीट, यह भी पूछा भी जा सकता है। ठीक है, विधानसभा सीट की बात करते हैं और हम लोकसभा सीट की बात करते हैं, लोकसभा सीट की।
और हम साथ के साथ राज्यसभा सदस्यों के बारे में बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि उस समय पर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन था और हम देखेंगे कि उस समय पर सरकार किसकी बनी हुई थी। ठीक है, तो यह 4-5 डेटा और याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा की। तो 2011 के अनुसार हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 90। ठीक है, तो साहब जो ये 90 सीटें हैं, जब हम 1966 में पंजाब से अलग हुए थे सन 1966 में, तब हमारे पास 54 सीटें थी, 54, और इसमें से 10 आरक्षित सीटें थी। ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ सर? 1966 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे ही अगले साल 1967 में यह सीटें आपकी 54 से बढ़ाकर हो गई 81 यानी कि 81, और आपकी आरक्षित सीटें हो गई 15। लेकिन ठीक 10 साल के बाद 1977 में यह सीटें हो गई आपकी 90 और आरक्षित सीटें हो गई आपकी 17। तो 1977 से अब तक आपकी 90 विधानसभा सीट हैं जो कि हमने यहाँ पर देखा है, और इसमें आरक्षित कितने रहेंगे? आपकी 17 सीट आपकी आरक्षित रहेंगी। यदि मैं लोकसभा की बात करता हूँ स्पेशली हरियाणा के पर्सपेक्टिव से, तो लोकसभा की सीट आपकी 10 है। 2011 में कितनी थी यह आपकी? 2011 में, ठीक है, तो 2011 में आपकी कितनी लोकसभा सीट थी? तो यह आपको कमेंट करके मुझे बताना है। यदि आपको नहीं पता होगा तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको कमेंट में बता भी दूंगा। चलिए अगला हम देखेंगे राज्यसभा की। तो वर्तमान में राज्यसभा की कितने हैं? अभी 5 है। हाँ, एक बात क्लियर कर दो मैं, जो एक तो यहाँ पर लिखा है विधानसभा की सीट, यहाँ पर लिखा है लोकसभा की सीट, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया राज्यसभा के सदस्य। मैंने यहाँ पे सीट क्यों नहीं लिखी? देखिए प्यारे दोस्तों, जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं कुल कितनी हैं? 10। इसमें से आरक्षित हैं कितनी? 2, अम्बाला और सिरसा। देखिए इनके नाम हैं जैसे कि अम्बाला और आपका सिरसा। ठीक है, इनके नाम है, ये इनके नाम फिक्स है। अम्बाला और सिरसा इनके नाम फिक्स है कि ये आरक्षित है, ये रिजर्व है, ये अनरिजर्व है। तो जो भी 10 सीटें हैं उनके पूरे के पूरे फिक्स नाम हैं। ठीक वैसे ही है आपका विधानसभा के अंदर, लेकिन राज्यसभा के अंदर सीटों के नाम फिक्स नहीं है। यहाँ से सिर्फ सदस्य चुने जा सकते हैं। तो इसी वजह से राज्यसभा की सीटें नहीं होती। वैसे तो बोला गया है कि ठीक है, हाँ, सदस्य यहाँ से चुनकर जाएंगे, लेकिन हरियाणा से 5 सदस्य वर्तमान में चुने जा सकते हैं। किसके? राज्यसभा के। लेकिन सीट हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीट होती है किसी के नाम पर, जैसे कि सिरसा है, अम्बाला है, हिसार भी है एक लोकसभा सीट, सोनी ये आपकी एक पानीपत है, पानीपत है आपकी, करनाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन आपका क्या रहेगा? आपका राज्यसभा कहीं पर आपको कभी भी कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो तब कौन थे मुख्यमंत्री आपके? बताइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2011 के अनुसार बात कर रहा हूँ। जो अभी आपका नया डेटा आएगा उसमें भी आपका मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है। कौन है वो? नायब सिंह सैनी। लेकिन यहाँ पर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। कब की बात कर रहा हूँ? 2011 की डेटा की बात कर रहा हूँ। सीएम कौन थे आपके? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे आपके, क्या थे आपके? ये सीएम थे। और यह कौन से नंबर के सीएम है? वैसे जब सीएम के ऊपर बात चल ही पड़ी है तो यह भी एक छोटा सा टॉपिक साथ के साथ हम इसी टॉपिक में इंक्लूड करके कर लेते हैं किताब, ताकि आपका भी रिवीजन हो सके, आपको भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए, जो हरियाणा का प्रथम सीएम थे वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम। फर्स्ट सीएम कौन थे हरियाणा के? पंडित भगवत दयाल। इनको बी.डी. शर्मा भी बोल देते हैं, बी भगवत डी दयाल और शर्मा। ठीक है, यह थे हमारे पहले सीएम। बस इनके बारे में आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि ये कहाँ से थे। ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट से थे, बेरी से थे। ठीक है, और जब हम पंजाब का एक हिस्सा थे, जब पंजाब का एक हिस्सा थे, हम पी भी लिख देता हूँ पंजाब को, HR हरियाणा। जब हरियाणा पंजाब का एक हिस्सा था तब उस समय पर पंडित भगवत दयाल शर्मा, बी.डी. शर्मा पंजाब सरकार में, क्योंकि उस टाइम पर हरियाणा का तो कोई नाम नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी पंजाब के नाम से छपते थे या फिर बनते थे, तो पंजाब सरकार ही बोलते थे इसको। तो पंजाब सरकार में ये एक विधायक थे, लेकिन ये थे इस तरफ से, कहाँ से? हरियाणा की तरफ से। तो इनको हमारा पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो मुख्यमंत्री किसको? पंडित भगवत दयाल शर्मा को हमारा पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद में बात करता हूँ, कहाँ से थे ये? झज्जर से, बेरी से।
ये दूसरे मुख्यमंत्री की मैं बात करता हूँ तो वो थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में साथ साथ के साथ मैं आपका कवर करवा भी दूंगा। राव वीरेंद्र सिंह, तो यह क्या थे, हमारे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ था, जो आपकी विधानसभा है कहाँ पर है सर, चंडीगढ़ के अंदर है हमारी विधानसभा। ठीक है, कब बना था, हमें 1966 में चंडीगढ़ को हमारा दोनों का, पंजाब का और हरियाणा का संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। जो आपकी विधानसभा है ये क्या कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। तो जो राव वीरेंद्र सिंह है इसमें हरियाणा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष रहे हैं। कौन, विधानसभा के राव वीरेंद्र सिंह। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बात सुनिए अभी तो, और सुनिए तो हुआ क्या था कि राव वीरेंद्र सिंह साहब ने खुद की एक पार्टी बना ली थी। यह बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न। क्या नाम था उस पार्टी का, उस पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्के में मत लीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न को। विशाल हरियाणा पार्टी, तो इन्होंने राव साहब ने यह पार्टी बनाई थी। और सन 1967 में लगभग मार्च के आसपास क्या हुआ, इसी पार्टी से यह चुनाव लड़ते हैं। कौन, राव वीरेंद्र सिंह, और यह बन जाते हैं सीएम। तो यह जो पार्टी है इसको बने हुए पूरे 5 महीने के आसपास का समय हुआ था, तभी चुनाव होते हैं और तभी राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताएं। तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी रहेगी आपकी, विशाल हरियाणा पार्टी। एक प्रश्न तो आपका यह हो गया। दूसरा कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह। तीसरा प्रश्न, राव वीरेंद्र सिंह किस पार्टी से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, तो वह थे आपकी विशाल हरियाणा पार्टी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यह रहेगा कि जो आपकी विशाल हरियाणा पार्टी थी उसने कितने समय के बाद अपना मुख्यमंत्री दे दिया था, तो 5 महीने के बाद इसने अपना मुख्यमंत्री दे दिया था। तो इस वजह से भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आपकी विशाल हरियाणा पार्टी है, एक तो यह पार्टी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहली क्षेत्रीय पार्टी है। सर याद कैसे रखेंगे, याद आप ऐसे रखोगे कि राव वीरेंद्र सिंह, देखिए इन्होंने खुद की पार्टी क्यों बनाई थी, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ बड़ा करना था। और वही बड़ा यानी कि विशाल, वही बड़ा क्या है, विशाल। ठीक है, तो विशाल पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। क्योंकि ऐसे ही एक पार्टी और है जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी करवाऊंगा। तो इसके बाद नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा क्योंकि यह है हरियाणा के 3 लाल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चौधरी बंसीलाल साहब के बारे में। बंसीलाल, ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके भजन लाल और इसके बाद आएंगे आपके देवीलाल। तो जो भजन लाल है वह आपके मुख्य, बंसीलाल है वह मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के 4 बार, भजन लाल बने हैं 3 बार और देवीलाल बने हैं 2 बार। तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आपको यह सभी देखने हैं। नंबर 2 और नंबर 1 हमने बिल्कुल बारीकी से आराम से कर लिए है। यदि मैं चौधरी बंसीलाल की बारे में बात करता हूँ, चौधरी बंसीलाल तो हरियाणा के 4 बार यह मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार 1967 के बाद 1968 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एक बार और यह मुख्यमंत्री बनते हैं बीच में ही। तो 1975 तक लगातार 7 साल का इनका कार्यकाल होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बंसीलाल साहब की बात कर रहा हूँ। और एक बार 1996 के आसपास भी यह मुख्यमंत्री होते हैं, किसमें, हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ। तो बंसीलाल साहब ने क्या किया, कहाँ से है ये, गोलागढ़। गोलागढ़ कहाँ पर है, भिवानी, गोलागढ़। ठीक है, तो शाम के पास है और भिवानी इनकी डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो क्या है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट वाले सीएम है और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी भिवानी के अंदर है। तो 1970 में क्या होता है कि लगभग हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य करते हैं। हर एक घर में नहीं, हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य बंसीलाल की सरकार में हुआ था। और इसी वजह से क्या बोला गया कि भाई अब तो आधुनिक हरियाणा बन गया, क्योंकि लाइट वाइट आ गई 1970 में ही सबके घर में। तो इस वजह से यह बन गया आपका आधुनिक हरियाणा। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इन्हीं को बोला जाता है। और इन्हीं को बोला जाता है आपको लौह पुरुष। याद कैसे रखोगे, बिजली आई थी और बिजली का लोहा, तो दोनों वैसे तो एक साथ अगर यह मिल जाए तो पूरा तबाही मचा देते हैं, लेकिन चौधरी बंसीलाल को लौह पुरुष बोला जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसको किसको बोलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कि
चौधरी साहब को विकास पुरुष भी बोला जाता है, विकास पुरुष, क्योंकि विकास करवाया था और इसी वजह से इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा हरियाणा विकास पार्टी। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एक और पार्टी आएगी तो यह वही यह पार्टी है। पहले कौन सी थी आपकी? विशाल हरियाणा पार्टी। तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के जो मालिक हैं, अध्यक्ष रहे हैं या फिर जिन्होंने स्थापना की, वह दोनों अलग अलग रहे हैं। विशाल यानी कि बड़ा, बड़ा करना था किसको? राव वीरेंद्र साहब को। और हरियाणा विकास, विकास किसने किया था? चौधरी बंसीलाल साहब ने। तो दोनों के जो स्टेब्लिश करने वाले हैं वह अलग अलग है। तो इस बात को अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिएगा। अच्छा, जो हमने कौन कौन से देखा? नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 को। ठीक है, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। देवीलाल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, 77 से 79 और 87 से 89। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 जून 2 दिसंबर के आसपास की बात है शायद वो 1989 से, और 21 जून 1991 तक रहेगा। फिर आगे क्या हो गई? ये देश के उप प्रधानमंत्री भी बन गए थे 1989 से 1991 की बात कर रहा हूँ। जो आपके छठा और सातवां मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब वाले। तो यहाँ पर आप देखोगे चौटाला, यानी कि आपका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी अभी डेथ भी हो गई है। वैसे आपका ये करंट का प्रश्न है कि अभी हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई है? तो कौन है वो? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो ये थे 8वें नंबर के। इस बात को भी ध्यान रख लेना, 1935 में इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर साहब कौन थे? 5वें नंबर के मुख्यमंत्री। कौन? चौधरी देवीलाल। तो उनका 1914 में जन्म हुआ था और 1935 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था। 2024 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 89 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई है। और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री की। तो अगले मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कब बने थे साहब ये? 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। तो 9वें नंबर के ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कौन? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी 2011 की जनगणना। तो प्रश्न हमने जनगणना से उठाया था, लेकिन सभी की सभी हमारे मुख्यमंत्री कर दिए हमने। तो यहाँ से प्रश्न उठा था वो। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन सी सरकार से? कांग्रेस सरकार से। ठीक है, कब तक रहे? 2014 तक रहे थे। इसके बाद 2 और मुख्यमंत्री बचते हैं, इनको और फटाफट से कर लेते हैं। पहला मतलब कि 10वां था आपका मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और 11वां कौन है अब? नायब सिंह सैनी। तो आपका करंट का प्रश्न भी बन सकता है कि अभी वर्तमान में हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये रहेंगे आपके नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप एक प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न को रिलेट कर कर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी होगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पूरा का पूरा लगभग जो मुख्यमंत्री वाला पूरा का पूरा चैप्टर है हमने इसी वीडियो में कर लिया। कौन सी में? आपकी जनगणना वाली वीडियो में। और वही हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल गहरे तरीके से कवर किया है और इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। तो चलिए एक बार फिर फटाफट हम दोबारा से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है क्षेत्रफल की नज़र से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह रहेगा सिरसा। लेकिन इसके साथ साथ इसी प्रश्न के साथ यदि आप जोड़ कर देखोगे पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से, तब आपको ईजिली याद भी रह जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है। कौन सा? हरियाणा का सिरसा और राजस्थान सबसे बड़ा। भारत हरियाणा का सिरसा जिला पूरे भारत का राजस्थान राज्य है। यह दोनों बड़े हैं। हरियाणा का सिरसा क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ और राजस्थान। ठीक है, जो आपका राजस्थान है, जब बात चली है राजस्थान की, तो राजस्थान हरियाणा की किस तरफ है? तो हरियाणा के पश्चिम में है। पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है। और हरियाणा के 7 जिले
राजस्थान को लगते हैं? 7 जिले याद रख लीजिएगा। जो सिरसा जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का, वह भी किसको लगता है? राजस्थान को। और इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर लगता है आपका फतेहाबाद भी। ठीक है, फतेहाबाद भी आपका लगता है और आपका सिरसा भी राजस्थान को टच करता है। इसके बाद आपका हिसार, उसके बाद आपका भिवानी, जो आपका चरखी दादरी है वह टच नहीं करता। इसके बाद महेंद्रगढ़ आ जाता है आपका, ठीक है, वह तो टच करता ही है। इसके बाद आपका रेवाड़ी और इसके बाद आपका मेवात। ठीक है, तो 7 जिले हरियाणा के राजस्थान को टच करते हैं और वही राजस्थान जो कि क्षेत्र में यानी कि एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रटवा दूंगा, बिल्कुल मुंह जुबानी आपको याद करवा दूंगा। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपका 2011 का कोई भी प्रश्न आ जाता है। इसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? आपका फरीदाबाद। और भारत में गोवा, जो आपका गोवा राज्य है, गोवा, जो आपका गोवा है, गोवा, गोवा में क्या है कि गोवा का क्षेत्रफल क्या है? 3700 कुछ वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हमारे सिरसा का क्या है? लगभग 4100, यानी सिरसा बड़ा है और गोवा छोटा है, जबकि गोवा पूरा एक राज्य है और सिरसा एक जिला है। तो इसी वजह से हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट कर लेते हैं। फरीदाबाद की हम बात करें कि फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है किसमें? आपके क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। और भारत का कौन सा? गोवा। ठीक है, और वही फरीदाबाद आपका, वही फरीदाबाद जब आप दिल्ली को देखते हो तो दिल्ली के पास लगता है कौन सा? आपका यहाँ पर है आपका फरीदाबाद। ठीक है, यहाँ पर है आपका गुरुग्राम, यहाँ पर आपका झज्जर और यहाँ पर है आपका सोनीपत। अगला प्रश्न हमारा जनसंख्या की नज़र से जो आपका फरीदाबाद है, जनसंख्या, दो आपके प्रश्न हैं। एक तो आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ये, दूसरा आपका जनसंख्या इसमें सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, देखना एक बार, यदि एक आपके पास एक रूम है, घर में आपके एक ही कमरा है, और यदि आप इस कमरे के अंदर इसकी कैपेसिटी है वह तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आप 10 व्यक्तियों को इसमें सुला देते हो, 10 व्यक्तियों को। ठीक है, यानी स्पेस कम है और व्यक्ति इसमें ज़्यादा आ गए। तो जो हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं वह ऐसे ही निकालते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं या फिर आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो मैंने जस्ट आपको 1 वर्ग किलोमीटर की बजाय एक कमरा बोल दिया। ठीक है, तो उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बात तो वही हो जाती है। तो यदि आप देखोगे कि कितने व्यक्ति रहते हैं तो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर रहते हैं। तो फरीदाबाद के यहाँ पर 3 डेटा हो गए, तो फरीदाबाद के अंदर रहते हैं 2442 व्यक्ति। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, तब आपका रहेगा फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तब भी आपका रहेगा फरीदाबाद। और हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तब भी आपका रहेगा फरीदाबाद। कितना है? 4442। और सिरसा का आपका कितना है? 303 आपका व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो इस प्रकार से पूरा डेटा मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है, तो आप सबको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और यकीन कीजिए, यदि आप हर डेटा को पॉइंट के साथ पॉइंट मिलाकर यदि आप जोड़कर पढ़ते हैं, तब आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, एक इसमें डेटा रह गया हमारा 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल डेटा करवा देता हूँ। 2011 के अनुसार हमारे गांव कितने हैं और पंचायतें कितने हैं, 2011 के अनुसार पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, 2011 के अनुसार। तो यदि हम बात करते हैं ग्राम यानी कि गांव की, तो वह है आपके लगभग 6841। लेकिन जो आपकी पंचायतें हैं, पंचायतें, वह है आपकी 6212। तब आप पूछोगे अरे सर गांव तो ज़्यादा है लेकिन पंचायतें कम है, तो ऐसा कैसे? तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अब नाम तो है उन गाँव का, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या इतनी है ही नहीं कि वहाँ पर पंचायत का निर्माण किया जाए। पहली बात तो ये। दूसरा कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनका नाम है गांव, लेकिन अब वहाँ पर कोई रहता नहीं है। मतलब अब खंडर हो चुके हैं वो गांव, लेकिन अब भी वो गांव में आते हैं।
जनगणना में। तो इस प्रकार से, लेकिन अभी अगर आप 2024 में देखोगे तो यह गांव आपके 7400 से ऊपर जा चुके हैं, और 2025 में जो अभी जनगणना होने वाली है उसमें लगभग आपके 7400 या 7500 के आसपास आपको गांव देखने को मिलेंगे। तो अब आप बोलोगे कि क्या सर गांव बस रहे हैं तब के? भाई तभी तो 6800 से और 7400 फिर ये गांव कैसे बन गए, आप खुद सोच सकते हो। क्या सर 600 गांव बस गए? देखिए वैसे जो आपका बिल्कुल नया डाटा है वह आपको 2025 के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इतने हैं, लेकिन एक्चुअल में है कितने चले वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन 2011 की हम बात कर रहे थे कि गांव कितने हैं 6841, और पंचायतें कितनी हैं 6212। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि आप 6212 को 1262 लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर क्यों? क्योंकि भाई यह हमारी हरियाणा और राजस्थान के साथ की बाउंड्री है 6212। हरियाणा अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य के साथ शेयर करता है, और वह कितनी है आपकी 1262। ठीक है, और यही 6212 इसको यदि आप कर दोगे तब क्या आ जाएगा? तब यह आ जाएगा आपका ग्राम पंचायतें। तो ठीक है, और यदि 1262 में से आप जस्ट एक घटा दोगे, पिछले वर्ड को काट कर, यहाँ क्या है 12, इसमें से एक घटा दो। अच्छा 1262 क्या आया था? राजस्थान के साथ बाउंड्री लगती है हरियाणा की, जो कि सबसे अधिक है। 12 में से एक घटा दो, कितना बच गया 11। तो यह 11 क्या है? यह 11 आपकी सबसे कम बाउंड्री लगती है किसके साथ? हरियाणा की उत्तराखंड यानी यूके के साथ। और यूके यानी उत्तराखंड का एक ही जिला हरियाणा को टच करता है, कौन सा? देहरादून। देहरादून ठीक है, और हरियाणा का भी एक ही जिला उत्तराखंड को टच करता है, कौन सा? आपका यमुनानगर। यमुनानगर। तो यह 2-3 पॉइंट है जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। हमने यहाँ से उस पॉइंट को उठाया था 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण यानी कि गांव में लगभग 65% से 66% के लगभग आसपास लोग रहते हैं, और शहरों में कितने हैं? जस्ट 34 यानी कि 34% ही लोग शहरों में रहते हैं, और गांव में कितने रहते हैं? लगभग आपका 65.12% लोग। तो यह दोनों डेटा है जो कि आपको एक दूसरे के साथ आप रिलेट करके पढ़ोगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी इस पूरी पीडीएफ को या पूरे डेटा को इसी प्रकार याद किया है। ठीक है, तो आप भी इस पूरे डेटा को ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिएगा जिस प्रकार से मैंने अभी आपको करवाया है। यहाँ से आपका यही पूछा जाएगा कि अभी, हाँ एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ कि देखिए हरियाणा का जो जनसंख्या, हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वह कितना है? 879 यानी कि 879। यह क्या है? यह हमने देख लिया कि हरियाणा का है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका था? मेवात का 907, और सबसे कम किसका था? गुरुग्राम का 854। यदि मैं पूछ लूँ ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत का कितना था? 943। लेकिन यदि मैं पूछ लूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा किसका था? केरला का, कितना? 1084। और मैं बात कर लूँ सबसे कम की, राज्यों की बात कर रहा हूँ, तब वह था हरियाणा, कितना? 879। यानी जो हरियाणा है 2011 का जो डेटा है, मैंने तो आपको पूरा हरियाणा का डेटा करवाया है, लेकिन साथ साथ में 2011 की जो ऑल ओवर इंडिया की जनगणना है वह भी मैंने थोड़ी बहुत आपको इनडायरेक्टली करवा ही दी। 2011 में नेशनल लेवल पर जनगणना हुई थी, तभी तो हरियाणा के अंदर हुई थी। तो उसमें क्या था कि 943 आपका क्या था? लिंग अनुपात था। यदि हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा था आपका केरला का 1084, और उसमें सबसे कम था किसका? हमारे हरियाणा का 879। लेकिन साहब यह था 2011 में, लेकिन अब यह बढ़ चुका है। अब कितना हो चुका है आपका? लगभग आपका ये 916 के आसपास 2024 के एंड तक हो चुका है। अच्छा यदि हम बात कर ले कि आपका केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका 1037, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लिंग अनुपात है क्या? कोई मुझे कमेंट करके बता देगा। 1-2 क्वेश्चन आप भी ट्राई करने की कोशिश किया करो। सबसे ज़्यादा था केरला का, फिर है इस केंद्र शासित प्रदेश का जिसका आप नाम बताओगे। सबसे कम है राज्यों में 879 यानी कि 879 जो कि हरियाणा का है। 2024 में आपका 916 के आसपास जा चुका है। वैसे पहले 10 महीनों में आपका 905 था। अभी नवंबर और दिसंबर का जोड़ लें, लगभग आपका 916 से ऊपर जा चुका है। ओके,
यदि मैं बात कर लूँ, यह है हमारी जनगणना कब हुई, 1971 से शुरू हुई है, 1971 से। लेकिन पूरे भारत की यदि मैं जनगणना की बात करता तो 1871-72 में होती है पहली बार, 1871-72 में, ठीक है, 71-72 में पहली बार होती है। लेकिन इसको नियमित यानी कि रेगुलर कब किया गया, 1881 में, यानी ठीक अगली ही जनगणना से कंटिन्यू कर दिया गया था। यहाँ पर 72 में हुई थी, फिर 1881 में जनगणना हुई थी। ओके, हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ था, सन 1966 में। और 1966 से ठीक 5 साल के बाद हमारी पहली जनगणना होती है 1971 में, फिर होती है 1981, फिर 1991, फिर 2001 और फिर 2011। तो 2011 में जो जनगणना हुई है, लास्ट जनगणना, वह थी हमारी पाँचवीं जनगणना, पाँचवीं जनगणना, यानी कि पाँचवीं बार जनगणना हुई थी हरियाणा की। तो चलिए हम वीडियो को अब यहीं पर समाप्ति की ओर ले चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैंने टॉपिक में से टॉपिक निकाल कर आपके करवा ही दिए। हाँ, जो आपका मैंने मुख्यमंत्री वाला टॉपिक करवाया था, उसमें आपका एक ओम प्रकाश चौटाला, जो आपके कौन से नंबर के थे, हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री यह थे। और लगातार नहीं, यह 5 बार जो कि सबसे ज़्यादा है हरियाणा में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। 1935 में इनका जन्म होता है, 2024 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। और 10वीं, यदि आपने एक मूवी देखी है 10वीं करके, अभिषेक बच्चन उसमें मैन लीड में रोल करते हैं, 10वीं। तो 10वीं इन्हीं के कैरेक्टर पर बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने 10वीं की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तिहाड़ जेल से, जेल में थे तभी। और 80+ की इनकी एज हो चुकी थी, तब इन्होंने अपनी 10वीं कंप्लीट की थी। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की, तो लास्ट हम फटाफट से करके अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो अभी, क्योंकि अभी करंट का प्रश्न है तो आ सकता है, तो अभी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। कहाँ से यह चुनाव जीते हैं, लाडवा से। और लाडवा आपका कहाँ पर है, आपका कुरुक्षेत्र, KKR। कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र एक जिला है जिसके अंदर लाडवा एक विधानसभा सीट है, वहाँ से नायब सिंह सैनी चुनाव जीते हैं। और यह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। 11वें नंबर का क्या मतलब है कि इससे पहले हरियाणा के अंदर 10 और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो 11वें नंबर के यह मुख्यमंत्री थे। 10वें नंबर के कौन थे आपके, मनोहर लाल खट्टर। 9वें नंबर के आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 8वें नंबर की, जिसके ऊपर हमने अभी बात की, जिनका अभी हाल फिलहाल निधन हुआ है, कौन, ओम प्रकाश चौटाला। तो यह 11वें नंबर के हैं और यह दूसरी बार बने हैं। पहली बार यह 2024 में ही मार्च अप्रैल के आसपास बनाए गए थे, करनाल से, ठीक है। और वहीं से यह चुनाव इनका हुआ था और वहीं से चुनाव जीते थे। तो अब दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार लगातार आप बोल सकते हो। अच्छा, कौन सी विधानसभा है अब की बार हरियाणा में चल रही है, तो 15वीं विधानसभा हरियाणा के अंदर चली हुई है। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है, यह भी आपकी चंडीगढ़ है। कब यह सब चीज़ें बनी थी, 1 नवंबर 1966 को यह सब चीज़ें आपकी बना दी गई थी। इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका पंचकूला, पंचकूला चंडीगढ़, और आपका पंचकूला यानी कि आपका P, चंडीगढ़ यानी कि आपका C, और मोहाली यानी आपका M, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी इसको बोल दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इन तीनों सिटी को मिला दें तब आपके बनेगा ट्राई सिटी। ट्राई सिटी आपका प्रश्न आ सकता है, इसी वजह से मैं लिखवा रहा हूँ। नहरों की नगरी, सबसे ज़्यादा पानी नहीं पूछ रहा, नहरों की नगरी पूछ रहा हूँ, तब ये वह पंचकूला है। पंचकूला का आपका गठन कब हुआ था, 15 अगस्त, जिस दिन पूरा भारत आज़ाद होता है, तो उसी डेट पर 15 अगस्त 1995 की यह बात है। 1995 में पा पंचकूला। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना। पंचकूला के अंदर आपका वही मोरनी हिल्स वगैरह सबसे फेमस है। 1514 इसकी क्रोहो नाम की एक चोटी है जो कि मोरनी हिल्स में है। यहाँ से अरावली रेंज है और अरावली रेंज की यह सबसे ऊपर की चोटी है। ओके, तो चलिए बस इतनी ही हम अपने आज की डिस्कशन को रोकते हैं, क्योंकि पूरा आपको 2011 का डेटा करवा दिया, लगभग आपके मुख्यमंत्री करवा दिए, और भी छोटी मोटी काफ़ी सारी एडिशनल
इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। तो चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, अभी हरियाणा के अंदर क्या है कि हरियाणा के अंदर CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यह होने वाला है। और यह वैसे तो हरियाणा सरकार का कोई पता नहीं कि कब हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो डेटा है उसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि यह मार्च में आपका लगभग लगभग तय है कि यह हो जाएगा। जो आपका CET है इसके बेस पर हरियाणा के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आगे आएंगी। जैसे कि आपका कलरक हो गया, कलरक की एक अच्छी वैकेंसी होती है और इसकी सैलरी भी ठीक होती है। आपका बस ड्राइवर हो गया, आपका बस कंडक्टर हो गया, आपकी ग्रुप डी की भी आएंगी, और यह जो मैं बता रहा हूँ यह है आपकी ग्रुप सी की। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, MPHW हो गया, आपका बिजली विभाग में हो गया, आपका पटवारी हो गया, कैनल पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया। तो लगभग लगभग यह वैकेंसी आपकी तय है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि अब तक आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल, टीचर या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कहीं से जहाँ से आपका मन लगता हो, जहाँ से आपको लगता हो कि हाँ यह व्यक्ति, यह कोचिंग इंस्टीट्यूट या यह यूट्यूब चैनल हमें अच्छे तरीके से मार्गदर्शन हमें देता है और हाँ हम अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो आपको उसी के गाइडेंस में काम करना चाहिए। जो आपके मॉक टेस्ट हैं उसको लगाते रहिए। मॉक टेस्ट का क्या मतलब है कि PYQ प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आपका कभी कलर का हुआ, स्पेशली जो 2022 वाले जो हमारा फर्स्ट CET हुआ था, एक तो उसको देख लो, मेरे चैनल से देख लो, कहीं और से देख लो, लेकिन देख के ज़रूर जाना, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अब की बार हल्के में लेकर मत चलना, क्योंकि जो आपका CET का जो आपका स्कोर रहेगा वह आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। सर पेपर कितने नंबर का होगा? तो भाई पेपर होगा आपका 100 नंबर का। पिछली बार कितने का था? आपका 95 नंबर का। जो आपके 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक के थे वो अब की बार हरियाणा सरकार ने काट दिए हैं उसको, और 10% आपका क्या कर दिया है, 10 गुना बच्चों को अब की बार हरियाणा सरकार पास करेगी। सर पिछली बार कितना था? पिछली बार था 4%। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक अच्छा मौका है। दूसरी बात, यदि आप इस वीडियो को बाद में देखें कभी, जब तक CIT भी हो चुका है, तो मेरे भाई आप मेंस की तैयारी करें, CET की तैयारी करें, HTET की तैयारी करें, या आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करें जहां पर हरियाणा जीके आती है। तो इसी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर तैयार किए जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जाता है। तो आप एक बार उन लेक्चर्स को ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाएं, आप किसी भी माध्यम से जाएं, लेकिन यकीनन आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और यदि आप काफ़ी बाद में देख रहे हो इस वीडियो को, तब आई थिंक इस यूट्यूब चैनल पर हरियाणा के प्रत्येक ज़िला को मैंने अलग से कवर करवा भी दिया होगा। हरियाणा के अंदर जो मोटा माटी चीज़ें हैं, जैसे कि हरियाणा की योजनाएं, आपकी जनगणनाएं, आपके ओलंपिक के अंदर कौन कौन कैसे क्या चीज़ें हैं, आपके मुख्यमंत्री वगैरह, आपके राज्यपाल वगैरह, तो उस टाइम तक आई थिंक मैंने यह सब चीज़ों को कवर अप करवा ही दिया होगा। हाँ, अब बात कर लेता हूँ मैं छोटा सा कि शेड्यूल क्या रहना चाहिए आपका। अल्टीमेटली आपका गोल एक ही होना चाहिए 2025 के अंदर। आप यदि यह वीडियो देख रहे हो, यदि आप बाद में भी देख रहे हो तब भी, कि मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी क्यों लेनी है? क्योंकि मुझे ज़रूरत है। एक सरकारी नौकरी से आपको क्या क्या मिलेगा? आपको पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। देखिए पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, इसके साथ आपको रिस्पेक्ट, और इन दोनों चीज़ों से भी बड़ा आपका क्या रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई, सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों के लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा है जो, पहली बात तो ये कि जो 10वीं 12वीं या जस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर ग्रुप A B C और D इन तीन चारों की वैकेंसी आ जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो यही कमेंट करते हैं कि सर मैंने आर्ट से किया है ग्रेजुएशन, सर मैं जस्ट 12th पास हूँ। तब भाई आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप कहीं से भी तैयारी कर लो। मैं यह भी नहीं बोलता कि इसी यूट्यूब चैनल पर आओ, जहाँ से आपको पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आप उन्हीं लोगों के पास जाओ और वहाँ से एक बेहतरीन तैयारी करो। बस आपका टारगेट एक होना चाहिए कि एक तो अब की बार मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। दूसरा आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान आपको बनना है। बस एक अच्छा इंसान आपको बनना है। हाँ, लाइफ में बहुत बार अप्स डाउन आपके आएंगे,
आपको कभी लगेगा कि बिल्कुल आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, आप तो एग्ज़ाम भी निकाल दोगे और लाइफ के अलग अलग फेजेस में आपको लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छा चल रहा हूँ, अच्छी चल रही हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि शायद मेरे से एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ। ठीक है, मतलब खुद से ही लेकर कुछ भी हमारे जो दिमाग के अंदर चलने लग जाता है और फिर हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही शेयर करना चाहूँगा कि आपको हर एक दिन पढ़ना है, क्योंकि यदि जो आपका दिमाग है, जो हमारी एनर्जी है, यदि आप दिमाग में कन्फ्यूजन डाल देंगे कि नहीं होगा होगा नहीं होगा, उसका हो गया इसका हो गया, मेरी किस्मत ही ख़राब है, बार बार रह जाता हूँ, अब की बार क्या करूँ, यह टॉपिक कहाँ से करूँ, यदि आप इन चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो यकीन करना आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यदि आपका फोकस एक ही होगा कि चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आए कमेंट करके बता दीजिएगा। हम जस्ट खाली पढ़ाते ही नहीं हैं, हम आपको मोटिवेशन भी देंगे, मतलब कि आपको बताएंगे भी कुछ ना कुछ कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। चलिए, और हाँ, जितने भी लिंक्स हैं टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, इसी वीडियो के नीचे हैं, उनको फटाफट से ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि जो 2011 में हरियाणा की जनगणना हुई थी, उसमें हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? कमेंट करके बता दो। थैंक यू।